लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12। इसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी लिक्विड सॉल्यूशन, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में तो 2 क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं, जेई में भी पूछा जाता है 1 क्वेश्चन कम से कम। तो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में हम लोग बोर्ड का भी एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है 6 to 10 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। अब स्टार्ट में क्या है, आप थोड़ा हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा, है ना, बेसिक थ्योरी पर बेस्ड होगा, उसी पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले क्या है, इससे रिलेटेड कुछ मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, कंसंट्रेशन टर्म, तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात आती है सोल्यूशन, और जो हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन की बात करें। अब लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन किसे कहते हैं, क्या है सोल्यूशन। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर containing two or more pure substances known as solution, तो बात आती है कि सोल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो उसको हम लोग नाम देते हैं सोल्यूशन। क्यों, सोल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर होता है जिसको मिक्स करने के बाद हम लोग बनाते हैं। अब सोल्यूशन चूंकि आप देख रहे हो नाम से क्लियर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग ट्रू सोल्यूशन भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की कि इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है सोल्यूशन का। अगर इसके अलावा हम लोग कुछ बात कर लें, जैसे सैंड प्लस वाटर, जैसे बात कर लेते हैं ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, या यहाँ पर हम नाम दे देते हैं फैट प्लस वाटर। अब जो आप देख रहे हो शुगर प्लस वाटर, ये जो बना है ये भी मिक्सचर है, ये दोनों भी मिक्सचर, लेकिन ये जो मिक्सचर है शुगर प्लस वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो नीचे आप देख रहे हो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन किसे बोलेंगे, सोल्यूशन हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमारा कहलाएगा सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सोल्यूट के पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, जिनको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इतने छोटे इनके पार्टिकल का साइज होता है। ठीक है, 10⁻⁻⁹ मीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है। तो इतने छोटे पार्टिकल जो कि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद इनकी वन फेज हो जाती है। वन फेज, वन फेज मतलब पहले एक शुगर है, वाटर है, 2 अलग अलग फेज है, लेकिन जब दोनों को हमने मिला दिया एक सिंगल फेज बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, और इन्हीं को हम नाम देते हैं सोल्यूशन। बट अगर इनको मिक्स करने के बाद भी हम इनकी फेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसमें हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड इन वाटर, सैंड को अगर वाटर में मिला दोगे तो मिक्स तो हो जाएगा, मिक्सचर तो बन जाएगा, लेकिन आप आराम से उसको देख करके बता सकते हो सैंड के पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल। ठीक है, कि ये देखो सैंड के पार्टिकल है, ये वाटर के पार्टिकल, तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। ऑयल प्लस वाटर, फैट इन वाटर, जैसे मिल्क इन वाटर आप बात करते हो,
तो ये देखने से तो आपको लगता है होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में होमोजीनियस नहीं होता। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पर ऑयल के या मिल्क के जो पार्टिकल हैं वो फ्लोट करते हुए दिखते हैं। तो हम लोग तो इसकी बात करने वाले नहीं हेट्रोजीनियस की, ठीक है। अब चूंकि मिक्सचर की बात कर रहे थे तो हमने कहा ये ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए। बाकी जो हमारा चैप्टर चलेगा वो इसी पर चलेगा, होमोजीनियस के ऊपर, जिसके अंदर शुगर जो है या कोई लिक्विड भी हो सकता है या कोई गैस भी हो सकता है, वो कम्प्लीटली डिजोल्व होकर के एक सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन के ऊपर बात होगी, ठीक है। सोल्यूशन को क्या है, हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, ठीक है, रिटेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और थोड़े से तो इनके जो है सोल्यूशन है। अगर कोई सोल्यूशन हम लोग बना रहे हैं तो सोल्यूशन के क्या है, बनाने के लिए इनके दो मेन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, इनसे हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल फ्रैक्शन, जो स्मॉल फ्रैक्शन में बात करते हैं, और एक कंपोनेंट्स होता है जिसको हम बात करते हैं लार्ज फ्रैक्शन, लार्ज फ्रैक्शन। तो जो स्मॉल फ्रैक्शन में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सल्यूट, और जो लार्ज फ्रैक्शन में होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी लार्ज अमाउंट में हमेशा सॉल्वेंट होगा, ज्यादा क्वांटिटी में। और अगर हम बात करेंगे कोई स्मॉल क्वांटिटी में यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, सल्यूट होगा। याद रखना सल्यूट को हम लोग एक सिंबल बी से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को हमेशा एक सिंबल ए से डिनोट करेंगे। अगर कभी ए लिखा हुआ तो समझ जाना सॉल्वेंट है, और अगर इस बी लिखा हुआ था आप क्या समझ जाओगे, सल्यूट है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ जब बात आती है स्मॉल मतलब कि फ्रैक्शन लार्ज फ्रैक्शन, ठीक है, ये बात तभी तक सही है जब तक हम बात करते हैं इन केस ऑफ सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए। तब हम लोग ये चीज आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि स्मॉल फ्रैक्शन में जो होता है, जो जिसका अमाउंट कम होगा वो हमारा सल्यूट होगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, अलग अलग, तो वाटर यूज सॉल्वेंट, वाटर हमेशा जनरली आप कह सकते हो वाटर कैसा यूज होता है, सॉल्वेंट तरीके से वाटर को यूज करें, ठीक है। तो जनरली क्या है, हम लोग वाटर को यूज करते हैं सॉल्वेंट तरीके से, जनरली जनरली वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यूज करते हैं इररिस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव इट्स अमाउंट, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कम अमाउंट में है कि ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, मैं एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है शुगर। अब शुगर है, शुगर को क्या किया है हमने, वाटर में मिक्स कर दिया है। अब आप जानते हो शुगर क्या है, सल्यूट, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। शुगर जो है वो हमारा है सल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। मिक्स कर दिया, जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमको क्या मिल गया, सोल्यूशन। क्या मिल गया भाई, सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन। अब हम मान रहे शुगर जो है 10 ग्राम है, 10 ग्राम शुगर है, और वाटर जो है 100 ग्राम है, और इससे मिलकर के हमारा बन गया सोल्यूशन। अब आप देख रहे हो सोल्यूट अगर 10 ग्राम है, शुगर जो है अगर 10 ग्राम है, और वाटर 100 ग्राम है, तो इन दोनों में सोल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। हम्म आप कहोगे भैया स्मॉल अमाउंट में है तो सोल्यूट है, लार्ज अमाउंट में है तो क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा, शुगर क्या होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। वाटर क्या होता है,
लिक्विड। तो सोल्यूशन, अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा आएगा, वो भी लिक्विड आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ कर देते हैं कि 100 ग्राम हमारे पास शुगर है और 10 ग्राम वाटर है, तब भी तो सोल्यूशन बनेगा। अब ये जो सोल्यूशन बनेगा ये क्या होगा, इसमें सल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई लार्ज अमाउंट में शुगर है तो ये बन चुका है सॉल्वेंट, और ये क्या बन चुका है, सल्यूट। बट ऐसा नहीं, वाटर ऑलवेज, या वाटर जनरली यूज एज अ सॉल्वेंट। वो मैटर नहीं करता उसके अमाउंट के ऊपर कि कम है कि ज्यादा है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वाटर यहाँ पर भी सॉल्वेंट तरीके से यूज हो रहा है और यहाँ पर भी कैसे यूज होगा, सॉल्वेंट तरीके से यूज होगा। अमाउंट कम है ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं वाटर का। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूशन की स्टेट आएगी दोनों ही केस में वो लिक्विड आएगी। क्या आएगी, लिक्विड। और सोल्यूशन की जो स्टेट होती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की स्टेट पर। किसकी स्टेट पर, अगर सॉल्वेंट, अगर सोल्यूशन लिक्विड आ रहा है तो आप समझ जाना कि सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, तभी ये लिक्विड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि वाटर का अमाउंट क्या है, कम है कि ज्यादा है। आप देख रहे हो फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, डिफरेंट है, सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम ऐसा कर दें, हम ले लें एथेनॉल C2H5OH, अब ये होता है लिक्विड। और हम ले लें वाटर, ये भी होता है लिक्विड। इन दोनों को मिला देंगे, बन जाएगा सोल्यूशन। अब इन दोनों में सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो अब हमको अमाउंट लिखना पड़ेगा तभी बता सकते हो। यहाँ अगर हम पूछते सल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या, अमाउंट नहीं भी लिखते तब भी आप क्या बता देते, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। लेकिन यहाँ अगर हम आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पर सल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या है, तब आप मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। तब आपको अमाउंट पता होना चाहिए। अगर हमने बोला कि 10, चलो सब लिक्विड तो ml में ले लेते हैं, अगर 10 ml अल्कोहल है और वाटर जो है 100 ml में है, तो यहाँ पे सल्यूट क्या बनेगा, जो स्मॉल अमाउंट में होगा, एथेनॉल। यानी एथेनॉल क्या कहलाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो जो लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है, लेकिन हमने क्या किया, इस बार ये कर दिया 100 ml और ये क्या कर दिया 10 ml। अब आपसे पूछा गया कि सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, तो इस बार वाटर हमारा सल्यूट बन चुका है। वाटर क्या बन चुका है, सल्यूट। और ये क्या बन चुका है, सॉल्वेंट। आई बात समझ में, आया समझ में। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया है, जब हम लोग बात करते हैं अमाउंट की, ठीक है, तो उस केस में फिजिकल स्टेट सभी की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट है कि लार्ज अमाउंट। तो आप तीनों की फिजिकल स्टेट देखो सेम है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो जब फिजिकल स्टेट सेम होगी तभी आप बता सकते हो स्मॉल अमाउंट में जो है वो सल्यूट है और लार्ज अमाउंट में जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, ठीक है, तो फिजिकल स्टेट जो सोल्यूशन की आ रही है सेम फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी। क्या होगी, सॉल्वेंट की होगी। और वहाँ वाटर वो चाहे कम हो या ज्यादा हो हमेशा कैसा यूज होगा, एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देख लो फिर इसमें हम लोग और बात करते हैं। जैसे कि बात आती है सोल्यूशन कंटेनिंग, सोल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। होगा कि नहीं होगा, अगर सल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, यानी पतला सोल्यूशन। ठीक है, और सल्यूट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। है ना, तो दो तरीके का होता है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। यहाँ पर बात हो गई डाइल्यूट सोल्यूशन की। और कुछ बात कर लेते हैं, एलॉय। एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन,
एलॉय किसका एग्जाम्पल? सॉलिड सोल्यूशन। जैसे हम बात कर लेते हैं एयर। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सोल्यूशन। तो एयर किसका एग्जाम्पल? गैस सोल्यूशन का। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग एथेनॉल इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक एक एग्जाम्पल हमने बता दिया है कि भाई सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल क्या होगा? एलॉय। एलॉय मतलब आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ या मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, है ना। कई मेटल्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एलॉय। जैसे स्टील एक एलॉय है ना। अब स्टील के अंदर क्या मिला है? आयरन, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, तो इनको मिक्स किया गया है तो क्या बन गया? स्टील बन गई, एलॉय। यानी एक मेटल सॉलिड, दूसरा भी सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया तो भी क्या? मिक्सचर ही तो है ना। जरूरी थोड़ी ना कि केवल लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ, मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड को सॉलिड में मिला दो, वो भी मिक्सचर है। तो ये भी एक मिक्सचर का ही फॉर्म है। एयर भी एक एग्जाम्पल है। अब एयर के अंदर बहुत से होते हैं, आप देखते हो ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, CO2 होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। वो सब आपस में मिली हुई होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भी क्या एक तरीके का मिक्सचर है एयर के अंदर। ये सब गैस का मिक्सचर है, तो एयर एक मिक्सचर है भाई। एथेनॉल इन वाटर अभी आपने देखा ही है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे? लिक्विड कहलाएंगे, लिक्विड सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। टोटल अगर बात करते हैं, टोटल टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं। टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं, 9 तरीके। कैसे? एक लाइन में हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे एक सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। तो अगर ऐसा है, सॉलिड लिक्विड गैस है। अब भाई जब हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो आपके दिमाग में दो टर्म हमेशा रहने चाहिए, एक सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं इसमें हमने इसको मिक्स कर दिया तो आप समझ जाओ सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड का सॉलिड में भी एक सोल्यूशन बन सकता है कि नहीं? सोल्यूट सॉलिड, और सॉल्वेंट में क्या? जैसे एलॉय भी आपने देखा था। तो सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन। ऐसे ही सॉलिड का लिक्विड में भी क्या बन सकता है? सोल्यूशन बन सकता है। एक सॉलिड, दूसरा क्या है? लिक्विड, उसमें सोल्यूशन बन सकता है। ऐसे ही कह सकते हो सॉलिड का किसमें? गैस में भी क्या बन सकता है? तो कितने बन गए? 3 बन गए। एक सॉलिड का सॉलिड, सॉलिड का लिक्विड, और सॉलिड का गैस, 3 बन गए सोल्यूशन। ऐसे ही लिक्विड का बन सकता है, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, और लिक्विड का, 3 यहाँ से बन गए। ऐसे गैस का बन सकता है, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, और गैस का। तो टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो केवल 3 पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में केवल 3 सोल्यूशन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। सॉलिड इंटू लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इंटू लिक्विड सोल्यूशन, और कह सकते हैं सॉलिड इंटू गैस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 सोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 3 सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। होते तो टोटल 9। ठीक है, बाकी सरफेस केमिस्ट्री जब चैप्टर था तो हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब है नहीं तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इतना पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, 3 सोल्यूशन हम लोग कौन कौन से पढ़ते हैं? ओनली, हाँ, 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिस्कस। तो 3 टाइप के सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बात याद रखना, थोड़ा सा रफ करते हैं। जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में, वो सॉल्वेंट जो हमारा होगा हमेशा लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सोल्यूशन नाम।
लिक्विड लेंगे, सॉल्वेंट जो यूज करेंगे बेटा वो लिक्विड रहेगा हमेशा, ये दिमाग के अंदर आप सेट कर। सल्यूट, सल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, जैसा अभी शुगर देखा था, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम लोग तीन तरीके के सोल्यूशन बनाएंगे। सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। दूसरा क्या बनेगा? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। और तीसरा क्या बनेगा? गैस लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, गैस लिक्विड सोल्यूशन। तो ये तीन सोल्यूशन हम लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ पर अलग अलग ला आएंगे, ठीक है, राउल्स ला गैस वाले लिक्विड वाले में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे गैस वाले में हेनरी ला। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये बात है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक टर्म आता है, इसको पढ़ने से पहले कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म आता है तो नोट करो। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की अगर बात करते हैं, टर्म्स, तो ये दो तरीके से क्लासीफाई इनको हम लोग करते हैं। एक जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है उसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म होगा वो होगा मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड जो अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने बोला था वॉल्यूम रिलेटेड जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मास रिलेटेड जो होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट। और जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है यानी वॉल्यूम रिलेटेड है वो क्या हो सकते हैं? ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। तो उनमें कौन कौन सा आएगा? उनमें जैसे आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, और क्या आ जाता है? और आ जाता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और क्या आ जाता है? और आ जाता है मोलेरिटी, और क्या आ जाता है? और आ जाता है नॉर्मेलिटी। तो ऐसे कुछ टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं मास रिलेटेड जो केवल मास पे डिपेंड करते हैं, तो उनमें आता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मास बाई मास। दूसरा इसमें हम बात कर सकते हैं पीपीएम, और बात कर सकते हैं पीपीबी। साथ में इसमें हम लोग देख सकते हैं मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ये कंसंट्रेशन टर्म है, इनके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए और इनके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है जल्दी, तो अब इसको इस चैप्टर में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये टर्म यूज होंगे, इस चैप्टर में भी यूज होंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए क्या है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, तो इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम ऑफ, क्योंकि दोनों मास है। ऊपर वाले डब्ल्यू का मतलब होता है सोल्यूट और नीचे वाले डब्ल्यू का मतलब होता है सोल्यूशन, ये दिमाग में रखो, ठीक है। तो यानी कि क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, आप कह सकते हो प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पर देखो मास टर्म नहीं वॉल्यूम वॉल्यूम है, तो उसको क्या कह सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये कह सकते हो। फिर यहाँ पर बात आती है पीपीएम क्या है, पीपीबी क्या है। जैसे बहुत स्मॉल स्टडी करते हैं हम लोग, मिलियन में, बिलियन में इन सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है, अगर मिलियन में बिलियन में सॉल्वेंट के अंदर होते हैं
तो वहां पर हम लोग पीपीएम पीपीबी की बात करते हैं। पीपीएम नाम से ही क्लियर है, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर भी बात होती है अमाउंट्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ 1 मिलियन ml ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिलियन में। इस फार्मूले में जैसे इसके ऊपर जितने ही फार्मूले थे वो परसेंटेज थे, इसलिए उनको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। और यहाँ पर अगर मिलियन होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ मिलियन, और अगर बिलियन है 10⁹ से। फार्मूला वही है, अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे ऊपर था मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन, सेम है W/W, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ से हम लोग करते हैं 10⁶ से या फिर 10⁹ से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी में हम लोग लीटर में स्टडी करते हैं। ठीक है, जो सल्यूट प्रेजेंट होगा सोल्यूशन के अंदर लीटर में स्टडी हो, जैसे यहाँ पर 100 ml में थी, यहाँ पर ठीक है मिलियन में थी, यहाँ पर लीटर में बात होती है। जैसे कि अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट की नहीं, यहाँ पर हम लोग अगर ये वर्ड यूज करें नंबर ऑफ मोल्स तो ज्यादा बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। नॉर्मेलिटी किसे बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बाद में आते हैं। फिर बात आती है मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, सॉरी मोलैलिटी किसे बोलते हैं। तो मोलैलिटी जो है ये मास रिलेटेड टर्म। यहाँ पर भी बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, लेकिन वॉल्यूम नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सोल्यूशन भी नहीं सॉल्वेंट में, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल सल्यूट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मोलैलिटी। फिर बात आ जाती है नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की नहीं बात करते, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको हम लोग नॉर्मेलिटी बोल देते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला है। मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं मिक्सचर का, किसका, मिक्सचर। जब कभी दो चीजें मिक्स कर दी जाती है, सोल्यूशन बना दिया जाता है, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन की नहीं जरूरत है, इंडिविजुअल हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, नंबर, अगर अलग अलग होंगे तो नंबर ऑफ मोल, लेकिन अगर मिक्स हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। ये बात याद रखना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिस कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई उस मिक्सचर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल, है ना, जो मिक्सचर हम लोग ले रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो उसके अंदर ए है, बी है, सी है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकाल लेते। ठीक है, तो ये सब टर्म मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन कराए थे, सब कुछ किया है। तो देखो वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को। एक डायग्राम बनाते हैं। वेपर प्रेशर अगर आपको देखना है तो फिर एक कंटेनर जो लेना पड़ेगा वो क्लोज लेना पड़ेगा, ओपन कंटेनर नहीं ले सकते, क्लोज कंटेनर होगा। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर जो हम लोग लिक्विड लेंगे वो लिक्विड वोलाटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए। वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल वो जिसकी वेपर बनती है, जो वोलाटाइल हो जाता है, जो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको वोलाटाइल बोलते हैं। समझा, तो वोलाटाइल अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर हम बोले पेट्रोल आपका वोलाटाइल है कि नहीं है, तो पेट्रोल तो बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। क्यों, आप पेट्रोल को ला करके ओपन स्पेस में रख दो और छोड़ दो, क्या देखोगे आप देखोगे कुछ घंटों के बाद क्या आपको पेट्रोल दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो वेपराइज हो चुका होगा। बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, उसकी वेपर जल्दी बन जाती है। समझे, वाटर को छोड़ दो आप, वाटर रहेगा, इतनी जल्दी वेपर नहीं बनती। लेकिन 10 दिनों के लिए छोड़ दो वाटर, तो आप जाकर के देखो कि जिस गिलास में आपने रखा है 10 दिनों बाद आकर के देखो, अरे रूम तो बंद था, बिल्ली भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, कहाँ गया, यानी वो भी क्या हो जाता है, वेपराइज कर जाता है। मानी जो भी वेपर बन जाए
वो वोलाटाइल होते हैं। तो वाटर भी वोलाटाइल है लेकिन कम है। और ऑर्गेनिक, पेट्रोल, एथेनॉल, ये सब क्या है, बहुत ज़्यादा। कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं। लेकिन वाटर को भी वोलाटाइल में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो वाटर ही है। वाटर को कंसिडर करते हैं, उसको भी वोलाटाइल लिक्विड हम बोल रहे हैं। अब वोलाटाइल लिक्विड की पहचान क्या है? जो वोलाटाइल होगा तो वो फॉर्म करता है वेपर। क्या फॉर्म करता है? फॉर्म वेपर। वो वेपर बनाते हैं। अब अगर ये वेपर बनाएगा तो वेपर ऊपर जाएगी, यहीं रहेगी। ये भाई लिक्विड है, लिक्विड की लेयर है ये वाली, ये ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो नीचे नहीं है क्या सर? नीचे भी है, लेकिन वेपराइज कौन होंगे? ऊपर वाले होंगे कि नीचे वाले होंगे? जो ऊपर होंगे वो जल्दी वेपराइज होंगे, क्योंकि वो ऊपर है, वही वेपराइज हो जाएंगे, वेपर बनाएंगे, ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं। एक बात यहाँ आपको और बता देते हैं, एक कंटेनर और बनाते हैं। मैंने बोला जो वेपराइजेशन होता है, जो वहां पर आप देख रहे हो जो वेपर बन रही है, ऊपर जा रही है, वो क्लोज कंटेनर में हो रहा है। किसमें हो रहा है सर? ओपन कंटेनर में क्यों नहीं हो सकता? तो आप देख लो, अभी समझ में आएगा क्यों नहीं हो सकता। मान लो ये कंटेनर है ओपन, क्या होता है, क्यों सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपराइज होते हैं, नीचे वाले क्यों नहीं वेपराइज होते? बात ये आती है। अब वाटर मॉलिक्यूल है सब जगह। वाटर में मॉलिक्यूल को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक स्टडी करते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं, जो सरफेस के ऊपर पहुंचे हुए हैं, जो सरफेस के ऊपर आ चुके हैं मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली लेयर पर, बिल्कुल ऊपरी लेयर पे रहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। अब सरफेस मॉलिक्यूल जो है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनकी कुछ खूबियां हैं। खूबियां इनकी क्या है? पहली खूबी ये है कि ये जो अगर सरफेस पर पहुंचे होंगे, तो जो अंदर नीचे वाले जो मॉलिक्यूल थे, नीचे वाले मान लो मॉलिक्यूल था, या इसके नीचे कुछ मॉलिक्यूल है, तो ये जो मॉलिक्यूल, जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, इन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाए? ठीक है, बीच में है, क्योंकि आप जान रहे हो, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो आप जान सकते हो कि क्योंकि इसके बगल में भी वाटर मॉलिक्यूल है, और हर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो मान लो ये बेचारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा फोर्स लगा करके, ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसको क्या कर रहा होगा? खींच रहा है। तो इसका नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो। अब ये अगर इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अपोजिट वाला वाटर क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा? यानी इसका नेट फोर्स क्या हो चुका होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल नहीं निकल पा रहा ऊपर। अगर ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचे हैं तो क्या हुआ होगा? ये सबको हरा करके पहुंचे होंगे, है ना। काफी वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो खींच रहे थे, उनको क्या किया होगा? अपने से दूर किया होगा। समझे? जैसे आपको पानी में छोड़ दिया जाए, तो आप नीचे चुपचाप चले जाओगे क्या समुंदर के अंदर? नहीं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, आप लड़ाई करोगे, हराओगे, हाथ मारोगे, पैर मारोगे, ऊपर आओगे कि नहीं आओगे? हिम्मत होगी तो यहाँ पहुंच जाओगे, और हिम्मत नहीं होगी तो रह जाओगे, ऐसे पड़े रहोगे बीच में। ठीक है, तो ये यहाँ पहुंचे, यानी इनके अंदर क्या है वो चीज, हिम्मत है दूसरे को हराने की। ठीक है, हरा हरा करके, लात घूसा मार मार करके ऊपर पहुंचे हैं। ठीक है, दूसरे को फोर्स मार। यानी ये जो सरफेस मॉलिक्यूल, उनका प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी इनसे ज्यादा होगी, तभी तो भागे होंगे, तेजी से दौड़े होंगे। ठीक है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी। कैसी एनर्जी है? हाई काइनेटिक एनर्जी। दूसरा इनके पास क्या प्रॉपर्टी थी? दूसरा था जो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दूसरे से, वो फोर्स लेस होगा। क्या होगा? कमजोर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होता तो वो इनको क्या कर लेते? पकड़ के खींच लेते। ठीक है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से सरफेस पे पहुंचे। अब जैसे ही सरफेस पे पहुंचे तो यहाँ आप जानते हो वाटर के ऊपर जो सरफेस होती है तो एयर होती है, क्या होती है, एयर, एयर रहती। तो यहाँ पर एयर पार्टिकल है, एयर के भी मॉलिक्यूल है और ये वाटर के मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही एयर के मॉलिक्यूल के टच में आएंगे, ठीक है, अब क्योंकि ये हमेशा से ऊपर निकलना चाहते हैं, कहाँ निकलना चाहते हैं, ऊपर, ऊपर हमेशा से इनका एक ही काम है, ऊपर पहुंचना, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ऊपर जाना। तो यहाँ भी पहुंचेंगे तो क्या कोशिश करेंगे कि ऊपर निकल जाए। तो जैसे ही वहां पर एयर के मॉलिक्यूल को ये पकड़ेंगे वैसे ही क्या आ जाएंगे, ये वेपराइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल आप कह सकते हो पकड़ के इनको खींच लेंगे, ये कह सकते हो। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो चुकी है भाई, यहाँ पे दौड़ते दौड़ते यहाँ क्या हो चुकी है, लो हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या बिल्कुल थक चुके हैं। तो अब इनसे ज्यादा एनर्जी किसकी, ऊपर एयर वाले की, तो वो पकड़ के इनको क्या कर लिए, खींच लिए, और ये तुरंत क्या बन गए, वेपराइज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है वेपराइज। ठीक है, इनके नीचे भी फोर्स लग रहा होगा जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे, लेकिन ये फोर्स इतना काफी नहीं होगा, तभी तो वेपराइज हो गए। ठीक है, अगर ये काफी होता तो वेपराइज नहीं होती, है ना कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, कोई भी जो चीज नीचे होती है तो वो ऊपर आना चाहती है, आना चाहती है कि नहीं। वही बात जैसे कि अगर आपको डाल दिया जाए पानी में, समुद्र में फेंक दिया जाए, तो और फेंकने के बाद में एक टायर फेंक दिया जाए, तो आप क्या करोगे, टायर को नीचे करके ऊपर आने की कोशिश करोगे कि नहीं। तो क्या कर रहे हो, तो उस टायर को आप क्या कर रहे हो, नीचे ढकेल रहे हो, और कहाँ आ रहे हो, ऊपर आ। तो वैसे ही ये है, इनको जैसे ही एयर मिला तो समझ जाओ वो टायर है। अब इसको ये क्या करेंगे, पकड़ के खींचे, जैसे ही खींचे उसको नीचे किए, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गए, वेपर। तो लिक्विड से क्या बन गया, वेपर, तो वेपराइज हो जाता है। इसी मेथड को बोलते हैं इवापरेशन, क्या बोलते हैं, इवापरेशन हो जाता है। अब ये मॉलिक्यूल अगर इवापरेट हो गए, कंटेनर क्लोज नहीं है, तो क्या रुकने वाले हैं, हाँ, ये निकल गए, भाग गए, हैं, तो हम वेपर प्रेशर कैसे मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जितना बचेगा उससे थोड़ा बहुत करेंगे तो सही से वेपर प्रेशर नहीं आएगा, वैल्यू सही नहीं आया भाई, कितना लगा, कितने लिक्विड में, वो सही से मेजर। तो अगर हमको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जाएंगे, वेपराइज होंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, वेपराइजेशन नहीं बोलना, अभी इवापोरेशन बोलना। अच्छा, अगर ऊपर गए तो ऊपर दीवार है, दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो निकल गए बढ़िया से। लेकिन अगर ऊपर वाल है तो क्या है, इस पर टकराएगी इनकी मुंडी, कटा। अब अगर टकराएगी तब क्या होगा, हाँ भाई, हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी से भागे 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 भागे, किलो भाग जाए। लेकिन ऊपर क्या है, कंटेनर क्लोज है, इनकी आंखें तो होती नहीं कि देख लेंगे। ठीक है, तुरंत जाकर के टकराए, टकराने के बाद फिर ये बेचारे वापस आ जाएंगे, चलो भैया, है कि नहीं। अब इनकी जब जैसे ही पहले हाई काइनेटिक एनर्जी से भागे, लेकिन जैसे ही टकरा इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, लॉस हो गई, उनके पास एनर्जी नहीं बची, तो नीचे गिर पड़े। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, यानी गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। पहले गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड टू वेपर बना, और फिर वेपर से किसमें, तो दोनों प्रोसेस होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, इवापोरेशन भी होता है, साथ साथ में क्या होता है, कंडेंसेशन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब अगर हमको इसको वेपर प्रेशर मेजर करना है तो यहाँ पर हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए। यू शेप की एक डिवाइस होती है, ठीक है, एक अपराटस यहाँ पर लगाते हैं जो यू शेप का होता है, जिससे हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। इसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर का क्या यूज है, मैनोमीटर का यूज है टू मेजर द वेपर प्रेशर। बैरोमीटर का क्या यूज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिजिक्स में देखते हैं, मैनोमीटर वेपर प्रेशर।
अब यहाँ पर क्या है, हम लोग मरकरी फिल कर देते हैं। मरकरी है ना, प्रेशर के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है, मरकरी लाइट लिक्विड में होता है, मरकरी फिल कर देते हैं। मान लो मरकरी का लेवल है, ये मरकरी है, ये लेवल है मरकरी का, इसके अंदर मरकरी फिल कर दो। अभी आप गए अपना प्रेशर मेजर कराने के लिए डॉक्टर के पास, वहां देखा है उनके उसमें मरकरी लेवल फिल होता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे प्रेशर हाई होता है, प्रेशर बढ़ाते हैं बॉडी का। वैसे जैसे ये वेपर बन करके आएंगी, और जब आएंगे इस मरकरी लेवल, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो ये जो मरकरी का लेवल है क्या होगा, ऊपर भागेगा। हो सकता है कहीं तक भागा, यहाँ तक आया, तो ये कितना लेवल ऊपर चढ़ा, कितना गया, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस हाइट को मेजर कर लेंगे, और पता चल जाएगा क्या, वेपर प्रेशर। वैल्यू लिखी होगी यहाँ पर, इतनी हाइट पर इतना प्रेशर, इतनी हाइट पर इतना प्रेशर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, किससे, मैनोमीटर से। ठीक है, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होती है, यू शेप की होती है, जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। एक बात याद रखना, कभी भी वेपर प्रेशर की अगर बात आती है तो इवापोरेशन कंडेंसेशन साथ साथ होता है, इवापोरेशन कंडेंसेशन साथ साथ होता है। यहाँ से जो एक बढ़िया सा डिफिनेशन बनती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट होने थे हो चुके, और जितने मॉलिक्यूल कंडेंस होने थे हो चुके, एक बीच की स्टेट आ जाती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती, हमेशा आती, कभी भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल होगा। अरे अगर कोई प्रोसेस फॉरवर्ड जा रहा है और फिर क्या जा रहा है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम आता है। तो यहाँ पर भी हो रहा है, वेपर बन रहा है और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेट इक्विलिब्रियम आएगी, तो उस टाइम हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे, तो वो बिल्कुल करेक्ट प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डिफिनेशन बनाएगी वो क्या बनाई गई, आफ्टर स्टेब्लिशमेंट इक्विलिब्रियम, आफ्टर स्टेब्लिशमेंट इक्विलिब्रियम, द प्रेशर exerted by vapor molecule, the pressure exerted by vapor molecule on liquid molecule, on liquid molecule known as vapor pressure। इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की ये डिफिनेशन, ठीक है, कि ये जो वेपर जो वेपराइज हुए थे, फिर जो वापस आए, वापस आने के बाद जो इन्होंने लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन ये बात तभी होगी जब क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर एक बार इनिशियली क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए शुरुआत में, इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होता है। शुरुआत में क्या होता है, इवापोरेशन ज्यादा होगा ना, शुरुआत में सब, पहले तो कोई कंडेंस होगा नहीं, जब इवापोरेट होगा उसके बाद में ही तो कंडेंस होगा। तो पहले क्या हो रहा है, सब वेपर बन रही है, इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है। रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन से, किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। भाई पहले तो वेपर ही बनेगी ना, पहले थोड़ी नहीं कंडेंसेशन होने लगेगा, तो यानी पहले वेपर ज्यादा बनती है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, कम होगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आने के बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने के बाद में रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और जब यहाँ पर रेट दोनों के इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम जो हम प्रेशर मेजर करेंगे, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, इस कंडीशन पर। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पर नहीं। तो इस कंडीशन में जो प्रेशर मेजर करते हैं वो आता है वेपर प्रेशर। तो डायग्राम बना लो, ध्यान से सीखो, ठीक है, और ऐसे ही आपका कंपटीशन है, इस डायग्राम से सीख भी मिलती है कुछ। बहुत से लोगों की लड़ाई होती है, बहुत से वाटर मॉलिक्यूल लड़ते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो कहाँ पहुँचते हैं, आखिरी दम तक लड़ाई करते हैं, ठीक है, और अपनी ज्यादा एनर्जी दिखाते हैं। और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दुनियावी फोर्स से क्या रहते हैं, लेस रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं आते, है ना। तो इससे सीखो, वही जीतते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
है ना, बहुत खींचने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, और उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं इंसान हो ही जाता है। ठीक है। और ये सब जो कर ले गया वही निकल गए। देखो, इन ओपन कंटेनर weight of liquid weight of liquid decreases. In open container, weight of liquid decreases. It means it means vapor escape. It means vapor escape. ESCAPE escape. हाँ, escape मतलब उड़ जाना, चले जाना, escape हो जाना। समझे? ओपन कंटेनर में लिक्विड का वेट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे, तो भाई सारी वेपर चली जाएंगी बाहर कहीं, दोबारा लौट करके आएंगी क्या? तो यानी कि इसका जो वेट होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाता है, वेपर स्केप कर जाती, चली जाती है, इसकी वजह से इनका वेट क्या हो जाता है। लेकिन ऐसा क्लोज में नहीं होगा, इसमें कहाँ डिक्रीज होगा, इसमें कहीं और फिर वापस आ गए, तो इसमें कहीं जाने वाले नहीं, तो इसका वेट डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसका डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इससे सही से हम वेपर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। एक वेपर प्रेशर के लिए इक्विलिब्रियम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पर कभी भी इक्विलिब्रियम, ये इरिवर्सिबल, एक डायरेक्शन, सब वेपराइज हो जाएंगे, कंडेंस नहीं होंगे। और वेपर प्रेशर मेजर करेंगे तो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम आना चाहिए, तभी होगा। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, देखो, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फेज the conversion of liquid phase into vapor phase, the conversion of liquid phase into vapor phase at a given temperature, at a given temperature known as evaporation, at a given temperature known as evaporation, known as evaporation, known as evaporation. If if the temperature if the temperature rise to its boiling point, if the temperature rise to its boiling point known as vaporization, known as vaporization. तो इवापोरेशन वेपराइजेशन में भी डिफरेंस है, देख लो, आया कि नहीं डिफरेंस। इवापोरेशन क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन वेपराइजेशन अगर टर्म आएगा तो यानी कहाँ पर, जब बॉइलिंग पॉइंट होने लगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की वेपर बनेगी उसको वेपराइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पर जो वेपर बनती है उनको क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे कि रूम टेम्परेचर पर भी क्या होगा, इवापोरेशन होता है। मैंने बोला अगर इस टेम्परेचर पर भी आप वाटर रखोगे तो एक टाइम बाद वाटर क्या है, इवापोरेट करता ही करता है। तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन वेपराइजेशन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लिखो, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, evaporation increases with increase in temperature after establishment equilibrium state between evaporation and condensation, after establishment equilibrium state between evaporation and condensation, between evaporation and condensation, such a pressure exerted by such a pressure exerted by
such pressure exerted by vapor molecule on the surface of liquid molecule, on the surface of liquid molecule known as vapor pressure, known as surface, जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। सरफेस एरिया कम होगा तो इवापोरेशन कम होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन, यही तो वो सरफेस फेनोमेना होगा। सरफेस फेनोमेना मतलब कि इवापोरेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पर, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई अगर सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो इवापोरेशन में क्या होगा, ज्यादा वेपर बनेगी, और सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन क्या है, कम है। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम एक कंपेयर कराएंगे आगे वेपराइजेशन से। तो और देखो, आपने देखा कि वेपर जो है, वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे ये मान लो है लिक्विड वेपर बना रहा है, वेपर बन रही है यहाँ पर, हम यहाँ पर इसको हीट कर दें, बताओ टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपर बनेंगी, प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगेगा ना। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, जल्दी जल्दी वेपर बनेगी, जल्दी जल्दी कंडेंसेशन होगा, और वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। अगर यहाँ पर एक कर्व हम लोग देखें, ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में, तो एक ग्राफ आता है, एक ग्राफ देखा जाता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, कुछ ऐसा जाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे, लेक्चर यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे।